वेलकम बैक टू नाजुक सूरत-ए-हाल किस्त नंबर 2। ठीक 3 महीने पहले नाजुक सूरत-ए-हाल किस्त नंबर 1 रिलीज़ हुई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाके उस वीडियो को देखें। ये वीडियो बिलखुसूस उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ जो लोग जर्मनी आना चाहते हैं या जो लोग यूरोप आना चाहते हैं, और उन्होंने मुझसे ख़ास तौर पे ईमेल करके ये पूछा है कि मौजूदा सूरत हाल अभी यूरोप की कैसी है, क्या यहाँ पे तालीम के उसूल में आना बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा। Breaking news. The Bundestag just passed the draft law on dual nationality. Here's the moment they voted yes. Abgegebene Stimmkarten waren 639. Mit Ja haben gestimmt 382. Der Entwurf ist damit angenommen. Vielen Dank. What does that mean for you? It means you can get the German passport faster, in 5 years or in 3 if you're well integrated. And you can keep your home country passport. So what are the next steps? पहली खुशखबरी ये है कि जर्मनी ने अपने जो शहरियत के जो कवानीन हैं उसको 8 साल से घटा के 5 साल कर दिया है। जी हाँ, अगर आप 5 साल यहाँ पे रहे हुए हैं और आपके पास B1 जर्मन स्किल्स हैं तो आप यहाँ की नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप दोनों शहरियत एक वक्त पे बरकरार रख सकते हैं। इसी के साथ हम आगाज़ करते हैं इस केस के मेन मुद्दे का, और मेन मुद्दे की सबसे पहली खबर ये है कि यूरो डिफेंडर 2 जो कि पिछले साल 1 महीने बरकरार रही थी, इस साल ये तकरीबन 5 महीने बरकरार रहेगी। यानी जनवरी से लेके मई तक ये जंगी मशकें जो हैं ये जारी रहेंगी। मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। तकरीबन आदाद शुमार के मुताबिक 25 मुख्तलिफ ममालिक हैं जो कि इस जंग के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, और इस मशक का मकसद ये है कि यूरोपीय ममालिक को तैयार करना किसी भी जंगी ख़तरे से। तो इससे आप हालात की जो नाजुकियत है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात किस जानिब जा रहे हैं, और मुमकिन है कि यूरोप बहुत जल्द किसी जंगी कैफियत के अंदर मुब्तला हो जाए, और ये जंग जो कि शुरू हुई थी यूक्रेन और रूस के दरमियान, ये आहिस्ता आहिस्ता यूरोप के बाकी ममालिक को भी अपने लपेट में ले ले। जी हाँ, दूसरी खबर जो है वो मैंने इससे पहले भी आपको दी थी, और इस बार भी वो दूसरी खबर तकरीबन वैसी है, और वो ये है कि जर्मनी जो है वो तारीख़ के सबसे बुरे इन्फ्लेशन से गुज़र रहा है। अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और एक आदाद शुमार के मुताबिक आने वाले 5 या 6 महीने के अंदर इन्फ्लेशन पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और आपको ये पता ही है कि मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक बरतानिया के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो तारीख़ का सबसे बुरा इन्फ्लेशन चल रहा है। इसके साथ साथ कनाडा के अंदर कनाडा की हिस्ट्री का सबसे बुरा इन्फ्लेशन अभी चल रहा है। तो अगर आप यूरोपीय ममालिक को लें या फिर इसके बाद यूरोपीय ममालिक के अलावा भी अगर आप दुनिया में इधर उधर देखें तो इन्फ्लेशन के लिहाज से पूरी दुनिया बहुत बुरे हालात से दो चार है। इन्फ्लेशन तो वैसे ही बढ़ रहा है, उसके साथ साथ ये हीटिंग और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और इसी के साथ ये सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि यूरोप के तमाम ममालिक इस वक्त बदतरीन हीटिंग और एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। जो अहम वजह है वो यही है, ये जो जंग है इसके वजह से खित्ते में बहुत ही मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। वो नौकरियों के लिहाज से है। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जर्मनी के अंदर अभी नौकरी का क्राइसिस बहुत ज़्यादा संगीन हो चुका है, और वाइट कलर जॉब्स से लेके पार्ट टाइम जॉब्स और स्टूडेंट जॉब बहुत ही मुश्किल होती जा रही हैं दिन ब दिन, क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए हैं। यूक्रेन से बहुत सारे लोग आ गए हैं, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, और श्रीलंका से, बांग्लादेश से बहुत सारे लोग दिन ब दिन आ रहे हैं, जिसके वजह से जर्मनी के अंदर रश बढ़ता जा रहा है। तो लिहाजा एक आम पार्ट टाइम जॉब या एक आम स्टूडेंट जॉब जो कि आसानी से मिल जाती थी वो अब लेना बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि अगर एक नौकरी है तो उस पर तकरीबन 60 लोग मौजूद हैं जो उस जॉब को कम्पीट कर रहे हैं, जो इस जॉब पे आना चाह रहे हैं। और ये मैं बात बता रहा हूँ सिर्फ और जॉब के लिहाज से, यानी मैं किसी किस्म की कोई वाइट कॉलर जॉब की बात नहीं कर रहा। वाइट कॉलर जॉब लेना तो अभी इस वक्त बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो इसी से तमाम स्टूडेंट्स अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ सकती है अगर वो यूरोप इस मौजूदा दौर में आना चाह रहे हैं।
Farmers across Germany converged in Berlin to join a giant protest. Some 3,000 tractors, 2,000 trucks, and an estimated 10,000 people crammed the avenue leading to Berlin's Brandenburg Gate. They're protesting against the government's plans for higher taxes on farming operations and for fair prices for their products. کہ ابھی پوری دنیا میں چل رہی ہے اور جرمنی میں یہ بہت زیادہ سنگین صورتحال اختیار کر چکی ہے. جی ہاں، گورنمنٹ نے موجودہ سال میں تقریباً 15% ٹیکس فارمرز پہ لگایا ہے، جس کی وجہ سے فارمرز بہت برے طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں، جو میں دیکھ کے بہت حیران ہوا تھا. کیونکہ جس طریقے سے فارمرز یہاں پہ آ کے احتجاج کر رہے تھے، مجھے ایسا لگ رہا تھا میں لیاری دوں، کیونکہ جس طریقے سے وہ اپنے ٹریکٹرز لا کے ہارن بجا رہے تھے اور روڈ بلاک کر رہے تھے، اور جس طریقے سے وہ احتجاج کر رہے تھے اس ٹیکس کے خلاف، وہ دیکھ کے میں حیران رہ گیا. مجھے یقین نہیں آیا کہ اتنے جدید ملک میں بھی جو لوگوں کے احتجاج کرنے کے رویے ہیں وہ بالکل ایسی ہے جیسے ہم لیاری یا لانڈی کے اندر احتجاج دیکھتے ہیں. Train drivers have begun their longest ever strike, bringing travel chaos to the country. Dispute with Deutsche Bahn is over pay and is set to last 6 days. Experts say the cost of Germany's economy is enormous. جرمنی میں خاص طور پہ، یہ میں پورے یورپ کے لحاظ سے بات نہیں کر رہا، لیکن میں جرمنی کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، بدترین ٹرانسپورٹیشن اسٹرائکس چل رہی ہیں، جو کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. میں یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے ملک میں ہی ٹرانسپورٹ کی ہڑتال ہوتی ہے اور ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہوتی ایٹسیکٹرا. دو ہمارے ملک میں ٹرانسپورٹ کا کوئی اتنا خاص انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، لیکن جرمنی کی تاریخ میں ابھی تقریباً پچھلے سال جون سے لے کے ابھی تک تقریباً 7 سے 8 ہڑتالیں ہو چکی ہیں، جس میں انٹرا سٹی ٹرانسپورٹیشن کے لیے جو ٹرینز استعمال ہوتی ہیں خاص طور پہ وہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں. یعنی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا مضبوط ملک جہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کا اتنا اچھا نظام ہے اور اتنا بہترین نظام ہے، وہ بھی اس انفلیشن سے اور اس مہنگائی سے یا اس جنگی حالات کی وجہ سے امپیکٹ ہوگا. تو لہٰذا ٹرانسپورٹیشن کی ہڑتال تقریباً اب ایک معمول بن چکی ہے. ہر ہفتے تقریباً 1 سے 2 دن ہڑتالیں ہوتی ہیں، کچھ گھنٹے کی ہوتی ہے، یا آپ یہ سمجھ لیں کچھ دن ٹرانسپورٹیشن بند رہتی ہیں. تو لوگ ہیں جو یہ ہڑتال کر رہے ہیں، جو لیبر یونین ہے، ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ بڑھائی جائیں. تو اسی کے ساتھ ناظرین، ہم نازک صورتحال قسط نمبر 2 کا اہتمام کرتے ہیں. میں جو خبر آپ تک لا سکتا تھا، جو بھی موجودہ لیٹسٹ نیوز آپ تک لا سکتا تھا، میں آپ تک لے کے آیا ہوں. اور اس قسط کو دیکھنے کے بعد وہ لوگ جو کہ یورپ آنا چاہتے ہیں، بالخصوص وہ اسٹوڈنٹس جو کہ یورپ آنا چاہتے ہیں، یا وہ لوگ جو کہ امیگریشن پہ یورپ آنا چاہتے ہیں، ان کو کچھ حد تک کچھ کلوز ضرور مل گئے ہوں گے کہ موجودہ وقت یہاں پہ آنا بہتر رہے گا یا نہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں آپ سے ملتے ہیں. اللہ حافظ.